हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या है और किसने दिया था। तो बेसिकली प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है हंस केल्सन HANSKEL इन्होंने दिया था। ठीक है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस कोर्स का सीरीज है। ठीक है, अब आते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, हु वाज हैंस केल्सन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था उनका, मीनिंग ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्योर थ्योरी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, स्टुफेनबाउ थ्योरी, ग्रैंड नॉर्म, बेसिक नॉर्म जिसको कहते हैं, वैलिडिटी ऑफ लॉ, डायनेमिक एंड स्टैटिक लीगल सिस्टम, सैंक्शन थ्योरी, स्टेट एंड लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, केल्सन्स कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, मेरिट्स, क्रिटिसिज्म, comparison tables, judicial relevance, Indian examples, important case law, AIB and judiciary questions, memory tricks, previous years questions और revision notes। तो ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे किसके रिगार्डिंग, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ हंस केल्सन। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीगल थ्योरीज ऑफ द 20th सेंचुरी। सबसे पहले जो यहाँ इंपॉर्टेंट देने वाली बात है वो है 20th सेंचुरी की ये बात कर रहा है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीगल थ्योरीज ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का। इट वॉज डेवलप्ड बाय हंस केल्सन, HANSKEL, हंस केल्सन, एन ऑस्ट्रियन जूरिस्ट। ये ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रियन जूरिस्ट थे। हु वांटेड टू मेक लॉ ए प्योर साइंस इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, रिलीजन, मोरालिटी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। मतलब इन चीज़ों से हटके एक प्योर साइंस की तरह इसको देख रहे थे लॉ को। सो क्या लिखा है, हु वांटेड टू मेक लॉ ए प्योर साइंस, एक प्योर साइंस की तरह इसको देखना था। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट हो पॉलिटिक्स से, रिलीजन से, मोरालिटी, सोशलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू केल्सन, अब देखते हैं केल्सन क्या कहा, लॉ शुड बी स्टडीड ओनली एज लॉ, लॉ शुड बी स्टडीड ओनली एज लॉ। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब लॉ शुड बी स्टडीज एज लॉ, मतलब लॉ की तरह ही लॉ को पढ़ना है। वो आगे और डिस्कस करेगा, डिस्क्राइब करेंगे कि क्या है। अभी फिलहाल इस टर्म को हम याद रखो। ठीक है, लॉ शुड बी स्टडीड ओनली एज लॉ, ये सिंगल टर्म उन्होंने एक समराइज टर्म कहा। ठीक है, अब आते हैं, इसीलिए इसको प्योर थ्योरी, मतलब लॉ को लॉ की तरह पढ़ो इसलिए वो प्योर है। बस इतना सा सिंपल सा फैक्ट है। आगे इसको डिस्क्राइब में देखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 अबाउट हंस केल्सन। हंस केल्सन कौन थे, बॉर्न 1881, डाइड 1973, नेशनलिटी इसका ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रिया, एंड फेमस वर्क इनका था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ठीक है, अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस इसका ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन 1920। ठीक है, इसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मॉडल, इंटरनेशनल लॉ, इसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1920 में आया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मॉडल एंड इंटरनेशनल लॉ। पार्ट 3 व्हाई डिड केल्सन डेवलप दिस थ्योरी। अब सवाल है कि केल्सन ये थ्योरी क्यों बनाया। अर्लियर स्कूल्स मिक्स्ड लॉ विथ नेचुरल लॉ, मोरालिटी को मिक्स किया, हिस्टोरिकल कस्टम्स को मिक्स किया, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का वेलफेयर को नीड्स को मिक्स किया, रियलिस्ट जो है हमारा जजेस पे फोकस किया। केल्सन बिलीव्ड ऑल दीज रिड्यूस्ड द साइंटिफिक नेचर ऑफ लॉ। केल्सन को ये लगा कि ये जो सारी चीज़ें नेचुरल लॉ, हिस्टोरिकल लॉ, सोशोलॉजी सब बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नेचुरल साइंस जो ऑफ लॉ है, साइंटिफिक जो टर्म है, उसको भूलते जा रहे हैं। देयरफॉर ही प्रपोज्ड स्टडी लॉ विदाउट कंसिडरिंग एनी एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब उन्होंने कहा कि लॉ को, ये सारे चीज़ों को एक्सटर्नल फैक्टर से इनको हटा के सिर्फ जो लॉ लिखा है उसको लॉ को पढ़े। ठीक है, इसलिए ये प्योर लॉ है। ठीक है, मतलब सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो उनके ऊपर मतलब रिलेटेड थे, जैसे कि मोरालिटी, सोसाइटी, जजेस, इन सबको हटा के हम बात करेंगे। हेंस प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। मीनिंग ऑफ प्योर, मैनी स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंड प्योर। प्योर डज नॉट मीन्स परफेक्ट, प्योर मीन्स फ्री फ्रॉम नॉन लीगल एलिमेंट्स। मतलब रिलीजन, इथिक्स, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, ज्यूडिस, ये सब चीज़ों को हटा के उसमें रिलीजन, मोरालिटी, इथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक ओपिनियन, ये सब नहीं आना चाहिए। लॉ को सिर्फ लीगल टर्म्स में देखना है कि जो लीगलिटी है उसको ही स्टडी करना है, ना कि उससे बाहर चीज़ों की तरफ फोकस करना है।
मेन ऑब्जेक्ट्स आते हैं। केल्सन वांटेड साइंटिफिक लीगल सिस्टम, एक ऐसा लीगल सिस्टम चाहते थे जो साइंटिफिक हो, मतलब सिर्फ प्रॉपर लीगल की ही बात करें। लॉजिकल लीगल एनालिसिस, यूनिफॉर्म लीगल प्रिंसिपल्स, रिमूव पॉलिटिकल बायस, इसमें पॉलिटिकल का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, ठीक है। सेपरेट व्हाट लॉ इज फ्रॉम व्हाट लॉ आउट टू बी, मतलब लॉ क्या है और लॉ को क्या होना चाहिए, ये दोनों को सेपरेट किया है, ठीक है। तो अभी तक जो बात करते थे ऊपर, जैसे लॉ आउट टू बी की बात कर रहे थे, जैसे नेचुरल में, हिस्टोरिकल में, ठीक है। बट जो बात करना है इनको कि लॉ क्या है, उस पर प्योर उसको पढ़ना है। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर थ्योरी, देयर आर 6 कोर प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल है लॉ इज ए सिस्टम ऑफ नॉर्म्स। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, ठीक है, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर थ्योरी, ठीक है। जिसमें से पहला प्रिंसिपल इन्होंने कहा कि लॉ एक सिस्टम ऑफ नॉर्म्स है, मतलब एक तरह से एक रूल्स कह लो, या एक तरह से एक वो रूल्स है जो एक सिस्टम बना हुआ है, रूल्स के चारों तरफ से घिर के एक सिस्टम प्रॉपर बना रखा है, ठीक है। नॉट कमांड, ये कमांड नहीं है, ये कस्टम्स नहीं है, ये मोरलिटी नहीं है। लॉ कंसिस्ट्स ऑफ लीगल नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब एक तरह से ग्रंथ कह लो, मतलब एक तरीके का कुछ रूल्स रेगुलेशंस कह लो, ठीक है। लॉ कंस्टिट्यूट्स ऑफ लीगल नॉर्म्स, ठीक है। अब एग्जांपल में, जैसे कि हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक्ट्स लिखे होते हैं, एक्ट्स के बाद फिर रूल्स होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करना है, फिर उससे हम ऑर्डर देते हैं। एवरी रूल इज ए नॉर्म, ठीक है। एवरी रूल जो है हमारा वो एक नॉर्म है। तो सेटअप ऑफ रूल्स को हम इन्होंने कहा कि एक सिस्टम ऑफ नॉर्म्स को हम मतलब एक सेटअप ऑफ रूल्स, एक तरह का एक चलता फिरता, मतलब ऑपरेशनल फॉर्म में जो नॉर्म्स है हमारे, वही एक लॉ है, ठीक है। प्रिंसिपल 2, लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरलिटी, ये तो पहले ही उसने कह दिया। इवन इमोरल लॉ रिमेन्स लॉ इफ वैलिडली इनेक्टेड। तो यही जो हमारा एनालिटिक स्कूल भी यही कहता था कि जो है अगर किसी सॉवरेन ने लॉ को इनेक्ट कर दिया, भले वो अनजस्ट हो, तो फिर भी उसको हम लॉ मानेंगे। तो सेम ये यहाँ भी कहा कि मोरलिटी को साइड में रखो, ठीक है। अगर इमोरल लॉ भी है, अगर वो वैलिडली इनेक्ट किया हुआ है तो वो लॉ है। एग्जाम्पल, सपोज पार्लियामेंट पासेज नो गैदरिंग आफ्टर 9 PM, पीपुल में फील इट इज अनफेयर, यस इट रिमेन्स लॉ। ये मोरलिटी क्या है, पीपुल में फील इट इज अनफेयर, हम लोग सोचे अरे अनफेयर है, वो मोरलिटी हुआ, बट यह एक लॉ है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने इसे इनेक्ट कर दिया है। तो पहला प्रिंसिपल क्या था, पहला प्रिंसिपल क्या था, लॉ कंसिस्ट ऑफ लीगल नॉर्म्स, नॉर्म्स की बात हो रहा था, ठीक है। एक जो लीगल नॉर्म्स है उनका एक समूह है एक तरह से, ठीक है। और दूसरा क्या कहा कि मोरलिटी नहीं है, दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल बात करते हैं, वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन हायर नॉर्म्स, एवरी लॉ डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम अनदर हायर लॉ। एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल रूल्स, मोटर व्हीकल एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रैंड नॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जैसे ये ट्रैफिक रूल है, जो हम रोड पे चल रहे हैं, तो क्या फॉलो कर रहा है, ट्रैफिक मोटर व्हीकल रूल्स को फॉलो कर रहा है। वो रूल्स कहाँ डिफाइंड है, मोटर व्हीकल एक्ट में डिफाइंड है। और मोटर व्हीकल्स एक्ट किसको फॉलो कर रहा है, हमारा मेन संविधान को, कि जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ये सब चीज़ वायलेट ना हो रहा हो। और इसी को हम कहते हैं ग्रैंड नॉर्म। बेसिकली ग्रैंड नॉर्म मतलब सबसे ऊपर एक रूल बैठा होगा, हायर अथॉरिटी, ठीक है। उसके नीचे उसके छोटे और उसके छोटे, मतलब ये इसको फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो करेगा, लास्ट में सबसे ऊपर जो बैठा है ग्रैंड नॉर्म, वो एक चेन बनाता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने लेके आया था, वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन हायर नॉर्म्स, मतलब ये इस पर वैलिड होगा, इस पर वैलिडिटी, इस पर वैलिड होगा, इस पर वैलिडिटी यहाँ से डिफाइन होगा, ठीक है। एवरी लीगल सिस्टम हैज हायरार्की, नो लॉ इज सुप्रीम बाय इटसेल्फ, एवरी लॉ ऑब्टेन्स अथॉरिटी फ्रॉम सुपेरियर लॉ। सेम वही चीज़ कह रहा है, दिस इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ नॉर्म्स और स्टुफेनबाउ थ्योरी, ठीक है। हायरार्की ऑफ नॉर्म्स यही हुआ, नॉर्म ग्रैंड नॉर्म सबसे टॉप पे बैठा है ग्रैंड नॉर्म, फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेट सपोज मोटर व्हीकल एक्ट है, ये इससे वैलिड करे वैलिडिटी लेगा, इससे वैलिडिटी लेगा, ये इससे वैलिडिटी लेगा, ठीक है। कोई भी लॉ, जैसे उसने कहा कि कोई भी लॉ या रूल्स जो है अपने में जो है मेन सुपेरियर नहीं होगा, उसके ऊपर कोई ना कोई बैठा होगा, जिसको हम ग्रैंड नॉर्म कहते हैं। इसी चेन को हम हायरार्की ऑफ नॉर्म्स कहते हैं।
तो इन्होंने क्या कहा कि सेटअप ऑफ रूल्स, सिस्टम ऑफ रूल्स रहता है एक लॉ, नॉर्म्स होता है या रूल्स का लो, जिसमें एक हायरार्की बना होता है और एक दूसरे के ऊपर ऐसे वैलिडिटी चेक करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल 5, अल्टीमेट वैलिडिटी कम्स फ्रॉम ग्राउंड नॉर्म। वही बात है, जो सबसे टॉप पे बैठा है ग्राउंड नॉर्म, वहीं से अल्टीमेट वैलिडिटी आएगा। एवरी लीगल सिस्टम अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन वन हाइपोथेटिकल बेसिक नॉर्म। मतलब कोई भी एक लीगल सिस्टम होगा वो मेनली कहाँ से आएगा, ग्राउंड नॉर्म से आएगा, जिसको हम बेसिक नॉर्म या ग्राउंड नॉर्म कहते हैं। अब ये चाहे मॉडलिटी हो या डिवाइन हो या कहीं से भी हो, ठीक है। उसके मान लो डिवाइन लॉ है और उसके ऊपर हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर हम फंडामेंटल राइट्स और ये सारी चीज़ डाल दिया, फिर हम मोटर व्हीकल एक्ट आ गया, फिर मोटर व्हीकल रूल्स आ गया, फिर ट्रैफिक रूल्स आ गया। तो एक पूरा का चेन है। तो इनका कहना था कि ये जो एक पूरा का पूरा लॉ है वो एक पूरा नॉर्म का एक सिस्टम है, ठीक है, रूल्स का एक सिस्टम है, जिसमें एक वो होता है, क्या बोलता है, हायरार्की होता है। हायरार्की फॉलो करते हैं ये सारे रूल्स एक दूसरे, मतलब कोई भी लॉ जो है वो सिंगल में अपने में जो है सुप्रीम नहीं होगा, उसके ऊपर कोई ना कोई नॉर्म्स बैठा होगा। जो सबसे बेसिक नॉर्म या जो मेन नॉर्म है उसको हम कहेंगे ग्रांड नॉर्म। प्रिंसिपल 6, लॉ कंसिस्ट्स ऑफ सैंक्शन, लॉ इज नॉट मेरली एडवाइस। अब ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है कि लॉ जो है एडवाइस नहीं होता है, ये सैंक्शन होता है। वायलेशन रिजल्ट्स इन पनिशमेंट, मतलब लॉ तुम्हें एक मतलब वो सलाह नहीं दे रहा है कि अरे भाई ऐसे चल लो, अरे भाई मर्डर मत करो, नहीं, उसने कहा कि अगर मर्डर होगा तो पनिशमेंट होगा, तो एक सैंक्शन है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट प्योर लॉ का ये थोड़ा थोड़ा कहाँ से मिलता जाता है, एनालिटिक स्कूल्स में, जहाँ भी हम सैंक्शन की बात करते हैं। एग्जाम्पल, थेफ्ट हुआ, IPC BNS पनिशमेंट लगेगा, देयरफॉर लॉ ऑलवेज कैरीज सैंक्शन। अब बात करते हैं नॉर्म। ए नॉर्म मीन्स ए रूल प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर, मतलब नॉर्म क्या है, नॉर्म एक तरह का रूल है जो बिहेवियर को प्रिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल, डू नॉट स्टील, ठीक है, पे टैक्स, ठीक है, ये एक तरह का रूल है, ठीक है, बट वो एक एक्शन डिफाइन कर रहा है कि चुराओ मत, टैक्स पे करो। ये आदेश, एडवाइस नहीं है, ये एक क्या है, सैंक्शन है, ठीक है, कि टैक्स पे करो, एक कमांड है, अगर ये नहीं करेंगे तो सैंक्शन लगेगा, ठीक है। इसके अंदर ये एक रूल भी है और इसके अंदर तुम्हारा एक एक्ट है जो कि बिहेवियर की तरह काम करेगा, ठीक है। पे टैक्स, ड्राइव ऑन लेफ्ट साइड, वियर हेलमेट, ये चीज़ें लीगल नॉर्म, और ये सारा जो रूल्स है वो लीगल है, इसलिए हम इसको लीगल नॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर भी कोई ना कोई बैठा होगा, ठीक है, टैक्स पे करो, इसके ऊपर भी कोई ना कोई एक नॉर्म बैठेगा हमेशा, और सबसे बेसिक नॉर्म को हम ग्रांड नॉर्म करेंगे जो टॉप हायरार्की में बैठा होगा। अब है स्टूफेनबाउ थ्योरी, हायरार्की ऑफ नॉर्म। हायरार्की ऑफ नॉर्म का जो ये कॉन्सेप्ट था ग्रांड नॉर्म का, इसको हम स्टूफेनबाउ थ्योरी कहते हैं। दिस इज केल्सन्स मोस्ट फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टूफेनबाउ, स्टू मतलब स्टेप, फेनबाउ मतलब लीडर, स्टेप लेडर। एवरी लोअर लॉ गेट्स वैलिडिटी फ्रॉम हायर लॉ। तो स्टूफेनबाउ का मतलब है स्टेप लेडर, मतलब हायरार्की, ठीक है। सबसे नीचे वाला जो कानून होगा, रूल होगा, लॉ होगा, नॉर्म होगा, उसका वैलिडिटी ड्राइव होगा हायर लॉ या हायर रूल, हायर नॉर्म, जिसको ग्रांड नॉर्म से कहते हैं। तो एक डायग्राम की तरह इसने समझाया है। सबसे ऊपर लेट सपोज एक ग्रांड नॉर्म बैठा है, उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर स्टेटस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स है, इंडिविजुअल डिसीजंस है। तो इस तरह से जो है एक चेन बना हुआ है, ठीक है। ये इसको फॉलो करेगा, इससे वैलिडिटी लेगा, इससे वैलिडिटी लेगा, इससे वैलिडिटी, और सबसे ऊपर जो हम जिसको कहेंगे वो एक ग्रांड नॉर्म। ये कुछ भी हो सकता है, डिवाइन लॉ हो सकता है, नेचुरल लॉ हो सकता है, मॉडलिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इंडियन एग्जाम्पल, बेसिक नॉर्म, सबसे जो बेसिक नॉर्म है उसको हम ग्रांड नॉर्म करेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें जो है जो और भी नीचे कानून बनाने का अधिकार जो मिला है, उससे हमने कुछ बनाया, जैसे रूल्स बनाया, BNS बनाया। अभी BNS का सब कुछ जो है, जो एरिया, जो स्कोप होगा, वो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब रूल्स है, इस BNS के कुछ रूल्स है, पुलिस सर्कुलर हो गया, इसके अंदर चीज़ें बहुत सारी, इंडिविजुअल अरेस्ट ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होगा, लोअर लॉ आल्सो चेंज। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आ गया कि मान लो फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज आ गया, तो ऑब्वियसली बात है सारा रूल्स में चेंजेस होगा।
ठीक है। अब मान लो कि ऊपर लिख दिया कि आप फंडामेंटल में कि अरेस्ट कर ही नहीं सकते हो कभी ज़िंदगी में किसी को, तो नीचे सारा कुछ हट जाएगा। लेट्स सपोज बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब कि अगर ऊपर चेंजेस हुआ तो नीचे भी सारा चेंजेस होगा। तो बेसिक नॉर्म जिसको हम कहते हैं टॉप में होता है वो होता है ग्रैंड नॉर्म, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को इनको जो नाम दिया स्टू फेन बाउ, ठीक है, स्टेप लैडर मतलब हायरार्की ऑफ नॉर्म्स। टॉप पे ग्रैंड नॉर्म हमेशा बैठा होगा, ठीक है। अब उसके नीचे कुछ भी हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल दिया है, कुछ भी हो सकता है ये। और ये इसका वैलिडिटी ऊपर चेक करेगा, ये इसके वैलिडिटी मतलब अपना स्कोप चेक करेगा कि ये इसके स्कोप में है, स्कोप में है, स्कोप से बाहर तो नहीं जा रहा है, स्कोप से बाहर। और सबसे टॉप पे ये ग्रैंड नॉर्म बैठा होगा। ग्रैंड नॉर्म, बेसिक नॉर्म, दिस इज द हार्ट ऑफ केल्सन थ्योरी। डेफिनेशन, ग्रैंड नॉर्म मीन्स द बेसिक हाइपोथेटिकल नॉर्म। हाइपोथेटिकल मतलब इसका कोई मतलब डिफिनेशन नहीं है कि ये क्या है। एक्चुअली उसने ये नहीं बताया कि एक्चुअली ग्रैंड नॉर्म होगा क्या, किसको हम टारगेट करेंगे, मतलब किस चीज़ को हम कहेंगे ग्रैंड नॉर्म, ठीक है। सो ये हाइपोथेटिकल है। द बेसिक हाइपोथेटिकल नॉर्म्स फ्रॉम विच एवरी लीगल रूल डिराइव्स वैलिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई लॉ जो है वहाँ पे कोई देश हमारा जो है मोरलिटी पे फोकस कर रहा है, कोई हो सकता है रिलीजन बेस्ड हो तो डिवाइन पे, इथिकल पे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल नॉर्म है और इसको तुम कुछ भी मान सकते हो, ये चेंज हो सकता है कंट्री टू कंट्री और रिलीजन टू रिलीजन चेंज हो सकता है, ठीक है। इट इज़ इमेजनरी, ये इमेजनरी है। प्री सपोज्ड, नॉट रिटन एंड नॉट इनेक्टेड, मतलब ये कहीं लिखा नहीं है, कहीं इनेक्ट नहीं है, ये सपोज्ड में है, ये इमेजनरी है। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्या देख के लाए थे, मोरलिटी देख के ही लाए होंगे। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर तो कोई बैठा है ना, तभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना कि हाँ मोरलिटी है कि इस आदमी को जो है अधिकार मिलना चाहिए लाइफ लिबर्टी का, ठीक है। तो ये मोरलिटी आया। मोरलिटी कहाँ, अब इस केस में क्या हो गया कि मोरलिटी हमारा ग्रैंड नॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद डिराइव्ड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप कहाँ तक रहेगा, वो मोरलिटी तक रहेगा। एग्जाम्पल, मतलब ये सब एग्जाम्पल है, इसमें ऐसा नहीं कि मोरलिटी ही होगा, ठीक है। हम कुछ भी मतलब एग्जाम्पल दे के हम कह रहे हैं क्योंकि ये इमेजनरी होगा और चेंज होगा, सबके अलग अलग प्री सपोज्ड होगा। अब हर इंसान अपना अपना सपोज कर सकता है कि क्या हो सकता है। नॉट इनेक्टेड है और नॉट रिटन है, इसको कोई हाइपोथेटिकल टर्म है, ठीक है, जिसको हम ग्रैंड नॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब है वाई इज कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड, बिकॉज पीपल एक्सेप्ट इट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड क्यों है, बिकॉज पीपल एक्सेप्ट इट। वाई इज पार्लियामेंट वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशन से सो। अब यहाँ पे चेन बना ना, अब मतलब पार्लियामेंट क्यों वैलिड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों वैलिड है, क्योंकि पीपुल्स ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, कोई मॉडलिटी के बिहाफ पे ही एक्सेप्ट किया हुआ कि हाँ भाई ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सब मिलकर सोसाइटी को डेवलप करेंगे। तो वो एक ग्रैंड नॉर्म हो गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने वैलिड किया। अब ये पार्लियामेंट को वैलिड किसने कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी को हम चेन बना रहे हैं यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन से सो, वाई इज एक्ट वैलिड, पार्लियामेंट इन एक्ट। अब यहाँ पर देख रहे हो कि चेन बन रहा है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर पार्लियामेंट आया, फिर एक्ट आ गया। एक्ट कौन बनाया, पार्लियामेंट बनाया। पार्लियामेंट को कौन डिफाइन किया, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया। कॉन्स्टिट्यूशन को कौन डिफाइन किया, पीपल डिफाइन किया, या कौन डिफाइन किया, कुछ किसी कुछ सोच के बनाया होगा, तो वो चीज़ हमारा ग्रैंड नॉर्म हो गया। Ultimately, everything rests upon acceptance of constitution. This acceptance is called grand norm. मतलब जो हम वैलिडिटी, स्कोप और कौन किसको वैलिड बना रहा है कि ये क्यों वैलिड है, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसमें लिखा है इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है, और ये क्यों एग्जिस्ट है क्योंकि उसमें लिखा है, और ये क्यों है क्योंकि लोग ने एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह का जो एक चेन बनाया, दिस एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड, जो हायर एक्सेप्टेंस होगा हायर लेवल का, उसको हम ग्रैंड नॉर्म करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, नॉट रिटन, नॉट इनेक्टेड, नॉन जुडिशली क्रिएटेड, हाइपोथेटिकल है, नेसेसरी फॉर लीगल वैलिडिटी, हायर नॉर्म है, कैन नॉट बी प्रूव्ड, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इनसाइड लीगल सिस्टम, मतलब इसका कुछ नहीं है अस्तित्व, बट एक हाइपोथेटिकल है। सोचो कि हाँ सबसे ऊपर एक कुछ बैठा हुआ है, उससे हमने डिराइव किया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, एक्ट ने ट्रैफिक रूल्स बनाए, इस तरह से एक चेन बना हुआ है। तो सब एक दूसरे को वैलिड किए जा रहे हैं, अगर वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा, उसमें चेंज होगा तो नीचे भी चेंज होगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट्स बना है। अब एग्जांपल ले रहे हैं इंडिया में ग्रैंड नॉर्म है, लेट सपोज वी आउट टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो ग्रैंड नॉर्म है वी आउट टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, यही है यहाँ का ग्रैंड नॉर्म है। क्यों, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को माना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि हमने उसको पास किया हुआ है। एग्जिस्ट हमारा एग्जिस्ट क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि हमने उसे माना हुआ है। और क्यों माना हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि हमें लगा कि हाँ ये सही है, ये मॉडलिटी सही है, मॉडल के हिसाब से सही है, ठीक है। तो इसने हमें उसको पास कर रखा है कि हाँ सोसाइटी वेलफेयर के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए।
तो इसी को हम एक ग्रैंड नॉर्म मान रहे हैं, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इट सेल्फ इज नेवर रिटन, ठीक है, येट होल लीगल सिस्टम डिपेंड्स ऑन मी। और पूरा ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम मानेंगे, अधिकार मानेंगे, ठीक है, ये मतलब फोर्सफुली कहीं रूल नहीं लिखा हुआ है, बट इनेक्ट हुआ है तो वो लीगल सिस्टम पूरा क्रिएट किया है इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब है वैलिडिटी ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू केल्सन वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन लीगल प्रोसीजर नॉट मॉडलिटी, ठीक है। जो वैलिडिटी ऑफ लॉ है वो मॉडलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो लीगल प्रोसीजर पर, मतलब इससे ऊपर ये सारी चीज़ें प्रोसीजर जो हो ना। एग्जाम्पल सपोज पार्लियामेंट वैलिडिटी पासेस टैक्सेशन लॉ, वेदर फेयर और अनफेयर डजंट अफेक्ट वैलिडिटी, मतलब एक पार्लियामेंट ने अपना एक नीचे एक लॉ लाया, ठीक है, टैक्सेशन लॉ, ठीक है, अब वो फेयर रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉडलिटी नाम का कुछ नहीं, हमने सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी दे रखा है, जो बनाएगा वो लॉ हो जाएगा। अब उसमें मॉडलिटी नाम का कोई चीज़ नहीं, अब वो बना दिया, अब वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इसका रहेगा बस कि वो सही है कि नहीं है वो देखना बस, ठीक है। बट अगर वो पास हो गया तो वो रिजल्ट जो है हमारा फेयर रहे अनफेयर रहे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हमें मानना होगा क्योंकि हमने ग्रैंड नॉर्म को ही एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। वी आउट टू बी ऑबे कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद जो नीचे चीज़ें होंगी वो ऑब्वियसली एक्सेप्टेड है, ठीक है। डायनेमिक लीगल सिस्टम, Kelsen called legal system dynamic. Reason, new norms can be created by following legal procedure. Example, constitution से पार्लियामेंट आया, पार्लियामेंट ने रूल बनाया, रूल से सम ऑर्डर्स निकले, अथॉरिटी ऑर्डर्स आए, सर इच अथॉरिटी क्रिएट्स न्यू लॉ, ठीक है। तो ये इच अथॉरिटी क्रिएट्स न्यू लॉ, इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये जो है डायनेमिक होगा, लीगल सिस्टम हमारा डायनेमिक होगा, कुछ भी कभी भी नया क्रिएट हो सकता है, पूरा नया चेन बन सकता है, चेन में नया ऐड हो सकता है, हट सकता है। अब स्टैटिक सिस्टम्स डिराइव नॉर्म्स फ्रॉम मोरल प्रिंसिपल्स। एग्जाम्पल, रिलीजन, मोरलिटी, एथिक्स, दीज रिमेन कंपेरेटिवली फिक्स। तब इन्होंने जो लीगल सिस्टम को उन्होंने कहा कि वो डायनेमिक है, बट अगर ये बात जो कर रहा है स्टैटिक